नमस्कार। चलिए आज एटम की संरचना की परतें खोलते हैं। एक ऐसी वैज्ञानिक जासूसी कहानी जिसने हमारे आसपास की दुनिया की समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कभी सोचा है कि अलग-अलग तत्वों का बर्ताव इतना अलग क्यों होता है? मतलब कोई चीज पत्थर जैसी सख्त है तो कोई हवा जैसी हल्की, ऐसा क्यों? तो इन सभी सवालों का जो राज है वो छिपा है उनके एटम्स की बनावट में। तो इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे 4 मुख्य पड़ाव होंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे न कटने वाला एटम टूट गया। फिर प्लम पुडिंग मॉडल और न्यूक्लियस की टक्कर को समझेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की मौत के चक्रव्यूह का राज जानेंगे और आखिर में क्वांटम एटम के जन्म को देखेंगे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उस धारणा के टूटने से जो सदियों से बिल्कुल पत्थर की लकीर मानी जा रही थी। ये बात है 1808 की, जब जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम पदार्थ का सबसे छोटा मतलब सबसे आखिरी कण है, एक ठोस गेंद जिसे और तोड़ा ही नहीं जा सकता। पर जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता और जल्द ही इस ठोस दीवार में पहले दरारें दिखने लगी। और वो दरार आई बिजली से। 19वीं सदी के अंत में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि पदार्थ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो सकते हैं। और इसका मतलब तो एक ही था, एटम के अंदर भी छोटे चार्ज वाले कण मौजूद थे। मतलब एटम अविभाज्य नहीं था। और यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बदलीं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। डाल्टन के 100 साल के अंदर ही 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज निकाला। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया और उसके ठीक 2 साल बाद 1913 में बोर ने क्वांटम मॉडल पेश कर दिया। सोचिए तो, एक सदी से भी कम समय में एटम को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल गई। इन खोजों से हमें मिले 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स: नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और बिना चार्ज वाला न्यूट्रॉन। डाल्टन का जो अविभाज्य एटम था वो अब इन छोटे कणों की एक जटिल दुनिया बन चुका था और हर एक का अपना एक अलग ही रोल था। तो अब जब ये पता चल गया कि एटम के टुकड़े हो सकते हैं, तो अगला बड़ा सवाल ये था कि भाई ये असल में दिखता कैसा है, इसके अंदर सब कुछ अरेंज्ड कैसे है। तो पहली कोशिश थी जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। आसान भाषा में समझें तो एक तरबूज की कल्पना कीजिए, जिसमें बीज हो गए नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और जो पूरा लाल गूदा है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। बस यही थॉमसन का आइडिया था। तो मैदान में 2 विचार थे। एक तरफ प्लम पुडिंग मॉडल जो कहता था कि पॉजिटिव चार्ज और मास पूरे एटम में बराबर फैला हुआ है। लेकिन एक नया आइडिया आने वाला था जो कहता था कि नहीं, सब कुछ एक बहुत छोटे से सेंटर में सिमटा हुआ है। देखिए, विज्ञान में विचारों को प्रयोगों से परखा जाता है और जल्द ही एक शानदार एक्सपेरिमेंट इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करने वाला था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ऑर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने छोटे छोटे पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स की बौछार सोने की एक बेहद पतली पन्नी पर की। अब देखिए, अगर एटम सच में एक पुडिंग जैसा था तो इन अल्फा पार्टिकल्स को तो मक्खन में गरम चाकू की तरह सीधे आर पार निकल जाना चाहिए था। लेकिन जो नतीजे आए वो तो हैरान कर देने वाले थे। हाँ, ज्यादातर कण तो सीधे निकल गए जैसा सोचा था, कुछ हल्के से मुड़ भी गए। लेकिन हर 20,000 में से लगभग एक कण सीधा टकराकर वापस आ गया। रदरफोर्ड ने बाद में कहा था, ये इतना अविश्वसनीय था जैसे आपने एक 15 इंच का तोप का गोला एक टिश्यू पेपर पे चलाया हो और वो लौटकर आपको ही लग जाए। मतलब कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा था और प्लम पुडिंग मॉडल इस चौंकाने वाले नतीजे को समझा नहीं पा रहा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। एटम एक ठोस गेंद नहीं बल्कि ज्यादातर खाली जगह थी और उसका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा मास एक बहुत ही छोटे घने सेंटर में था और इस सेंटर को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ये एक बिल्कुल नई तस्वीर थी। कितना छोटा, जरा इन नंबर्स को देखिए। न्यूक्लियस का साइज है 10 की पावर -15 मीटर, जबकि पूरे एटम का साइज है 10 की पावर -10 मीटर। ये अंतर इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। सोचिए, अगर एक एटम 5 किलोमीटर चौड़ा स्टेडियम होता तो न्यूक्लियस उसके ठीक बीच में रखी एक क्रिकेट की गेंद के बराबर होता और बाकी सब खाली जगह। तो रदरफोर्ड ने एटम का राज सुलझा दिया था, या उन्हें ऐसा लगा। लेकिन
हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह एक रहस्य को सुलझाने से अक्सर दूसरा सामने आ जाता है। उनका मॉडल एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा था, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सुनने में ये तस्वीर बड़ी सुंदर और सटीक लगती है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उस समय की फिजिक्स के जो नियम थे, उनके हिसाब से जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल घूमता है या अपनी दिशा बदलता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब ऊर्जा छोड़ता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक गोल रास्ते पे घूम रहा है, वो लगातार अपनी दिशा बदल रहा है, जिसका मतलब हुआ कि उसे लगातार एनर्जी छोड़ते रहना चाहिए और एक घुमावदार रास्ते पर चलते चलते न्यूक्लियस में जा गिरना चाहिए। और ये कितनी जल्दी होना चाहिए था? हिसाब लगाकर देखा गया तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने में सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड लगेंगे, यानी 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही एटम खत्म हो जाना चाहिए। पर जाहिर है, ऐसा तो नहीं होता। अब ये एक बहुत बड़ा संकट था। सवाल ये था कि अगर एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगभग तुरंत न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो फिर एटम्स का अस्तित्व ही क्यों है? ये दुनिया, ये चीजें, ये सब मौजूद ही क्यों हैं? इस पहेली का जवाब क्लासिकल फिजिक्स में तो नहीं था। इसका मतलब था कि फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम उन्हें जानते थे, वो अधूरे थे। एक नए तरह के विज्ञान की जरूरत थी। और फिर आए नील्स बोर, एक बहुत ही साहसी आइडिया के साथ, जिसने फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते? उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स में ही रह सकते हैं, और जब तक वे इन खास ऑर्बिट्स में हैं, वे कोई एनर्जी नहीं छोड़ते। एनर्जी तभी निकलती या एब्जॉर्ब होती है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे में कूदते हैं। इसके दिल में है क्वांटाइजेशन का आइडिया, मतलब एनर्जी लगातार नहीं, बल्कि सिर्फ फिक्स्ड पैकेट्स में ही ली या दी जा सकती है। ये कुछ ऐसा है जैसे सीढ़ी पर खड़े होना, कोई या तो पहले पायदान पर हो सकता है या दूसरे पर, लेकिन बीच में हवा में नहीं। एटम की दुनिया का यही नियम है, सब कुछ अलग अलग फिक्स स्टेप्स में होता है। ये स्मूथ और कंटिन्यूअस नहीं है, यही क्वांटम है। तो देखिए, हमने डाल्टन के ठोस गोले से शुरुआत की और एक ऐसे एटम तक पहुंचे जो 99.9% खाली जगह है और जिसे क्वांटम के अजीब नियम संभाल के रखे हुए हैं। तो अगली बार जब कोई किसी ठोस चीज को छुए, तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि असल में खाली जगह को छुआ जा रहा है, जिसे क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों ने एक साथ बांध रखा है। ये एक ऐसा विचार है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है ना?